तो आ चुके हैं साइंस विद सूरज चैनल के साथ लेकर मैग्नेटिक इफेक्ट एक और नया चैप्टर। हमने पहले इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, लाइफ प्रोसेस काफी सारे चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कर दिए। अब की बार है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। यार अगर हम सबसे पहले एक मैग्नेट की बात करें, मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस जो किसी आयरन पार्टिकल, आयरन रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स को आपस में अट्रैक्ट करता है, उसी को हम एक मैग्नेट बोल देते हैं। अब यार मैग्नेट क्या आपस में ऐसे ही अट्रैक्ट हो जाते हैं? नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैंने दो मैग्नेट ऐसे रखे तो क्या ये दोनों अट्रैक्ट हो जाएंगे? नहीं। ये तभी अट्रैक्ट होंगे जब ये थोड़े क्लोज हो। इन शॉर्ट बोले कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मैग्नेट है, मैंने एक बार मैग्नेट बनाया नॉर्थ पोल साउथ पोल, एक दूसरा बार मैग्नेट बनाया अगेन नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो क्या ये दोनों आपस में रिपेल अट्रैक्ट हो सकते हैं क्या? नहीं सर, ये बहुत दूर रखे हुए हैं। तो इन शॉर्ट बोले तो हमें इसको पास लेके आना पड़ेगा। तो ऐसा बोल सकते हैं क्या यार, एक मैग्नेट का एक दायरा होता है, एक एरिया होता है, और उस एरिया के तहत ही वो अपनी मैग्नेटिक जो फील्ड होती है, यानी जो एरिया है, उस एरिया के अंदर ही कोई आयरन ऑब्जेक्ट या कोई दूसरा मैग्नेट को अट्रैक्ट कर सकता है। तो बेसिकली ये जो फील्ड है, क्या ये हमें दिख सकती है? जैसे मैंने एक मैग्नेट बनाया, तो क्या आप इस मैग्नेट का एरिया, इस मैग्नेट का दायरा देख सकते हो क्या? तो आंसर है नहीं यार, आप इस मैग्नेट का दायरा, आप इस मैग्नेट का एरिया नहीं देख सकते। तो सर हमें कैसे पता चलेगा कि एक मैग्नेट का एरिया या मैग्नेट का दायरा क्या है? पहले तो इस मैग्नेट के दायरे को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं, एक एरिया होता है जो एक मैग्नेट के आजू बाजू होता है, और ये एरिया सबसे इंपॉर्टेंट कहलाता है। सर मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए हम कुछ इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इमेजिनरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कैसे बनाते हैं सर? बहुत सिंपल होता है। एक मैग्नेट लो, बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल साउथ पोल। अब क्या करो, सिंपली नॉर्थ पोल साउथ पोल, सिंपली आप इस बार मैग्नेट के ऊपर आयरन फिलिंग्स डाल दो, आयरन का चूरा डाल दो। बेसिकली फिलिंग्स यानी चूरा। जब आप चूरा डालोगे और प्रेस करोगे तो आपको कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिल जाएगा। ये जब आप मैग्नेटिक फील्ड डालते हो तो आपको कुछ ऐसा पैटर्न देखने को मिल जाता है। सर ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न है, क्या ये हमने बनाया? नहीं, ये पैटर्न खुद ब खुद आप बोल सकते हैं इमेजिन किया गया है विद द आयरन फिलिंग्स। तो ये जो लाइंस बनाई गई है इमेजिनरी लाइंस, इस इमेजिनरी लाइंस को ही क्या बोलते हो यार? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या बोलते हो इसी को? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यानी वो लाइंस जो इमेजिनरी है और मैग्नेट के अक्रॉस ड्रॉ करी गई है। क्यों ड्रॉ करी? ताकि हम एरिया निकाल पाए, हम उसके आजू बाजू की जो पावर है, जो फील्ड है, वो हम निकाल पाए। सर क्या इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं? हाँ जी सर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इनके डायरेक्शन है। फिजिक्स में जो भी चीजें डायरेक्शन वाली होती है उनको वेक्टर बोलते हैं, और जो नॉन डायरेक्शनल रहती है उनको स्केलर बोलते हैं। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी 4 या 5 प्रॉपर्टीज है। तो पहले अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज को इत्मीनान से समझे, पहले मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैंने बोला, इट इज द रीजन whereas the force of attraction or the repulsion can be dead। रिपल्शन यानी दूर भागना। अट्रैक्ट कब करते हैं? बचपन से पढ़ते आ रहे हो, अपोजिट अट्रैक्ट सेम रिपेल। अपोजिट जैसे नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करेंगे, बट नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करेंगे, साउथ और साउथ रिपेल करेंगे। अब आप जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखते हो तो जैसे मैंने बोला, दे आर द विच आर द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेटिक कंपास, दे आर अराउंड कैन बी ऑब्जर्व बाय स्प्रिंकलिंग आयरन फिलिंग्स अराउंड द मैग्नेट। इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व बाय मूविंग मैग्नेटिक कंपास। सेम चीज आयरन फिलिंग्स के द्वारा और कंपास के द्वारा भी की जा सकती थी। आप देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। पहली, ये नॉर्थ से जाती है साउथ तक, इनका इमर्जेंस नॉर्थ से है और जाना इनका कहां पर है? साउथ। तो हम बोल सकते हैं दे गो फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ, बट जो इनसाइड होता है, अंदर की तरफ, मैग्नेट के अंदर की तरफ आप देखोगे साउथ टू नॉर्थ, बाहर नॉर्थ टू साउथ, अंदर साउथ टू नॉर्थ। सर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां बोल सकते हो कंसंट्रेटेड रहती है? सबसे ज्यादा कहां रहती है? पोल्स पे।
यानी ये जो नदन पोल है और सदर्न पोल है, आपको सबसे ज्यादा आयरन फिलिंग्स यहीं देखने को मिलेगी। इसके लिए हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था जो मैं अभी आपके क्लिप डाल दे रहा हूं, तो उसको जरूर देख लो। दूसरी प्रॉपर्टी जैसे मैंने आपको बताया कि ये पोल्स पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं, छोटे छोटे कर्व्स बनाते हैं और दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि अगर ये करेगी तो नेविगेशन यानी जो डायरेक्शन होते हैं उनको देखने में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जैसे मैंने बोला इट शो डिफरेंट डायरेक्शन या नेविगेशन के अंदर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइन समझ ली। अब इसके बाद अगर हम देखें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है। देखो यार, आपने इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट क्या कहता था? जब आप करंट पास करते हो तो वो जो पर्टिकुलर अप्लायंस है वो हीट जनरेट करना चालू कर रहा है, यानी वो आग जनरेट कर रहा है। सर मैग्नेटिक इफेक्ट भी वैसा ही होता है कि आप किसी चीज से करंट पास कर रहे हो और वो पर्टिकुलर चीज मैग्नेटिज्म दे रही है, यानी वो मैग्नेट बन जा रही है। बट सर क्या रियलिटी में ऐसा होता है? हाँ, यानी जब आप करंट पास कर रहे हो और पर्टिकुलर वायर में से जो करंट पास हो रहा है वो वायर कहीं ना कहीं एक मैग्नेट बन जाएगी। इस चीज को सबसे पहले किया था हैंस क्रिस्टियन ऑरस्ट्रेड ने। इनने यही दिमाग लगाया। इन्होंने क्या किया, एक पूरा सेटअप लिया, वहां एक कंपास रख दिया, कंपास निडल रख दिया और इन्होंने करंट पास किया। जब वो कंपास निडल वायर के पास आ रही थी तो इन्होंने देखा कंपास निडल डिफ्लेक्शन शो कर रही है, यानी मूवमेंट शो कर रही है। अब मूवमेंट तो तभी शो करती ना जब वो एक मैग्नेट से मिलती, तो यानी वायर के अंदर 100% एक मैग्नेटिज्म प्रमोट था। तो मैग्नेटिक इफेक्ट क्या कहता है यार? एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसी को क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट। जैसे मैंने बोला, इनको ऑरस्ट्रेड ने बताया था 1820 के अंदर। ये इनका एक्सपेरिमेंट था कि कंपास निडल लेके आते वायर के सामने और वायर से जब मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा था तो कंपास निडल जो थी वो डिफ्लेक्ट होना चालू कर रही थी। अच्छा सर, जब ये वायर में से पास हो ही रहा है तो ये टेम्पररी मैग्नेट है या परमानेंट मैग्नेट है? सर दिस इज अ टेम्पररी मैग्नेट। सर टेम्पररी क्यों बोला? टेम्पररी की जगह इसको एक और बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम से समझ तो आ रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैग्नेट फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से बना, इलेक्ट्रोमैग्नेट। टेम्पररी क्यों बोला सर? क्योंकि जब तक करंट है तब तक ही तो आप बोल सकते हो ना कि वो जो पर्टिकुलर चीज है वो मैग्नेट होगी। करंट का सप्लाई जैसे ही बंद हो गया यानी मैग्नेटिज्म बंद हो गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब तक है करंट तब तक है मैग्नेट। ठीक है। अब सर यही चीज हमें तीन अलग अलग तरीके से देखनी है। यही चीज हमें तीन अलग अलग तरीके से देखनी है। पहले हम देखेंगे स्ट्रेट वायर के थ्रू, सेकेंड हम देखेंगे सर्कुलर वायर के थ्रू, थर्ड हम देखेंगे सोलेनॉइड के थ्रू। तो पहले यार स्ट्रेट वायर के थ्रू देखते हैं। देखो मैं क्या करूंगा, मैं एक लूंगा कार्डबोर्ड। अब मैं एक ऐसी स्ट्रेट वायर ले लूंगा, यहां लगा ली बैटरी, ये ऐसे ले लिया, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी डालना है डालो। अभी के लिए तो करंट जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव। अब समझना ध्यान से बच्चा लोग, ये मैंने कार्डबोर्ड रखा है। अब सर जैसे ऑरस्ट्रेड भाई साहब ने कहा कि जब आप करंट पास कर रहे हो तो ये वायर एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया होगा। हाँ मैग्नेट बन गया होगा। तो हमें इसको अगर चेक करना है तो मैं आयरन फिलिंग्स डालूं, क्योंकि आयरन फिलिंग से ही पता चलेगा क्या ऐसा हुआ है, क्योंकि पैटर्न हमें पता चल जाएगा। तो देखो यार, आयरन फिलिंग जब इसके ऊपर डालोगे तो पता है पैटर्न कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा। ये पैटर्न आपको इस कार्डबोर्ड के ऊपर देखने को मिलेगा। सर ये कैसा पैटर्न है? दिस इज नथिंग जस्ट द कोसेंट्रिक सर्कल्स, यानी वो सर्कल्स जिनका सेंटर सेम होता है, वो सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है। तो स्ट्रेट वायर से जब आपने करंट पास किया तो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो जनरेट हुई वो कैसी हुई? कॉन्सेंट्रिक। अब सर आपने शुरू में बोला था फील्ड लाइंस वेक्टर क्वांटिटी यानी डायरेक्शन है उनके अंदर,
तो क्या यहां पर डायरेक्शन है? हाँ। सर्कल में लेफ्ट राइट अप डाउन नहीं होता, सर्कल में होता है तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो सर क्या हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए वी विल यूज मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। हम मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे। सर क्या कहता है मैक्सवेल्स का राइट हैंड थंब रूल? बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनना। टेक योर थंब, आपने एक थंब लिया, ये ली 4 फिंगर्स। तो बेसिकली मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल क्या कहेगा? थंब जो है वो पॉइंट करेगा करंट की डायरेक्शन, ये जो 4 फिंगर से ये करेंगी फील्ड की डायरेक्शन। थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, 4 फिंगर्स विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो आप देखना मैं कैसे करता हूं। करंट कैसा जा रहा है सर इसके अंदर? डाउनवर्ड, तो मैंने थंब को नीचे कर दिया जैसे मैंने बोला। अब मेरी उंगलियों को देखना, ये मैंने थंब को नीचे कर दिया, अब मेरी उंगली इस तरफ जा रही है, इस तरफ जा रही है, तो मैं इस तरफ की डायरेक्शन बना दूंगा, ऐसे कुछ सिंपल। सर जब करंट डाउनवर्ड जा रहा था तो कैसा बन रहा है सर? सॉरी, जब करंट डाउनवर्ड जा रहा है तो ये कैसा बन रहा है सर? क्लॉकवाइज। करंट जब डाउनवर्ड जा रहा है तो ये कैसा बन रहा है सर? क्लॉकवाइज, ये जो सीधे घूम रहा है। सर क्या अगर हम बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज कर दें, नेगेटिव पॉजिटिव, तो करंट की डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी। तो ऊपर होने में क्या फील्ड की डायरेक्शन चेंज होगी? हां जी सर होगी। तो अगर अपवर्ड करंट फ्लो कर रहा है तो बेसिकली क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो हम ये बोल सकते हैं ना, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट विल आल्सो गिव द चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो सर पहले तो सर्कल्स बने कॉन्सेंट्रिक, निकालने का रूल हो गया मैक्सवेल्स राइट हैंड। थंब कहता है करंट, 4 फिंगर्स कहती है फील्ड, और जो डाउनवर्ड में क्लॉकवाइज, अपवर्ड में एंटी क्लॉकवाइज। ये आपको बना के आनी चाहिए। सर क्या हम मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सकते हैं? हाँ, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जिससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है। पहले तो बच्चा लोग मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? बी से। बी फॉर बॉम्बे। मैग्नेटिक फील्ड को किससे डिनोट करते हैं? बी से। एक फैक्टर होता है बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। क्या मतलब है सर इसका? आप करंट को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, आप करंट को बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। दूसरा, बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ वायर। बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ वायर। क्या मतलब हुआ सर? जितना ज्यादा डिस्टेंस ऑफ वायर उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड। उल्टा रिलेशन, जितना ज्यादा डिस्टेंस ऑफ वायर उतनी कम मैग्नेटिक फील्ड। इसका उल्टा, जितनी कम डिस्टेंस ऑफ वायर उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये उल्टा रिलेशन है। तो ये 2 फैक्टर्स हैं, जिन 2 फैक्टर से कहीं ना कहीं हम फील्ड को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो दिस वाज ऑल फ्रॉम द स्ट्रेट वायर। तो अब अगर हम स्ट्रेट वायर को देखें तो मैंने जैसे बताया कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, मैंने बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ वायर होता है। मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल से आप निकाल देते हैं। तो अगर हम इसका शेप देखें तो जैसे मैंने बताया इस तरीके से यहां पर आपको दिख रहा है, और ये जो थंब रूल जो मैंने आपको बोला, थंब देगा फ्लो करंट का और ये देगा मैग्नेटिक फील्ड। बड़े सिंपल सादे अक्षरों में हमें समझ में आ गया। स्ट्रेट वायर के बाद बढ़ते हुए आते हैं अब सर्कुलर वायर के ऊपर। सर सर्कुलर वायर में कुछ अलग होता है क्या? यार थोड़ा गौर फरमा दोस्त, स्ट्रेट वायर में ही सर्कुलर तो है, सर्कुलर बनती कैसे? सर्कुलर वायर स्ट्रेट वायर से ही तो बनती है। स्ट्रेट वायर को अगर आप घुमा दोगे, स्ट्रेट वायर को अगर आप घुमा दोगे तो अल्टीमेटली सर्कुलर ही बनना है ना। तो क्या स्ट्रेट वायर और सर्कुलर वायर में ज्यादा फर्क है? नहीं, तो फर्क ही नहीं है। तो स्ट्रेट वायर में कॉन्सेंट्रिक बन रहे थे ना बेटा, तो सेम फंडा सर्कुलर में भी तो होगा ना। सर्कुलर में भी कॉन्सेंट्रिक ही बनेंगे क्योंकि वायर को सिर्फ मोड़ा ही तो है, ज्यादा फर्क थोड़ी ना पड़ा। देखो आप ध्यान से, वही कॉन्सेंट्रिक बनाएगा। जैसे फिगर के तौर पर आप ये देख लो, वही वायर को घुमाया,
कार्डबोर्ड रखा है उस बंदे ने, देखो यहां से करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। अब वही मैक्सवेल्स थंब रूल, सर मैक्सवेल्स थंब रूल सेम सेम सेम, ऊपर जाएगा तो कौन सा एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज, उधर घूम के आएगा नीचे तो क्लॉकवाइज, सिंपल। तो ये मैक्सवेल्स का थंब रूल भी यहां लग जाएगा। तो सर्कुलर और स्ट्रेट में ज्यादा फर्क नहीं है। सर क्या इसके भी फैक्टर है? वही है, पहला फैक्टर वही करंट। अब दूसरा फैक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, जैसे वहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस था, यहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है क्योंकि सर्कल में रेडियस चलती है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स, मतलब अब जितने ज्यादा टर्न्स बढ़ा दोगे, टर्न्स सर्कुलर वायर के टर्न्स बढ़ा दोगे, उतनी ज्यादा फील्ड जनरेट होना चालू हो जाएगी। तो ये सिंपल था। सर थर्ड देखें आप, सोलेनॉइड। सोलेनॉइड पहले तो पता होना चाहिए होता क्या है। इट इज अ लॉन्ग कॉइल कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। क्या मतलब है सर? मान लो ऐसा है, जैसे बहुत सारी वायर लगी हुई है, ये एक सोलेनॉइड कहलाता है बेसिकली। शेप के लिए बताऊं तो कुछ इस तरीके से है, जैसे मैं अगर आपके लिए बनाऊं तो जैसे मैंने एक सोलेनॉइड ले लिया ऐसी लंबी टर्न्स के लिए, इसको मैंने कनेक्ट कर लिया एक बैटरी से। सर अब इसमें से भी करंट पास होगा, अच्छा इसमें सर्कुलर लूप्स में चलेगा। अब देखो जब इसमें से पास होगा, अब आयरन फिलिंग्स तो इससे भी छिड़कोगे, देखोगे क्या पैटर्न बना। अब पैटर्न देखना बच्चा, सर ये कुछ पैटर्न बन रहा है। सर ये देखा देखा पैटर्न लग रहा है क्या? हाँ, बाहर मैग्नेट में देखा था। तो मैं बोल सकता हूं क्या इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनी? सिमिलर टू बार मैग्नेट। कहां से कहां जा रही है? नॉर्थ टू साउथ। बट सर एक प्रॉब्लम है, यहां पर पोल्स कैसे निकालोगे? एन कौन सा है, एस कौन सा है? ये भी तो प्रॉब्लम है ना, एन कैसे निकालोगे, एस कैसे निकालोगे? तो इसका एक तरीका है, बहुत सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। क्या तरीका है सर? आप एक काम करो, आप एक परमानेंट मैग्नेट को लेके आ जाओ। ये तो टेम्पररी है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रिसिटी से पास हुआ है। अब जैसे मैंने यहां नॉर्थ पोल वाला एक मैग्नेट लेके आ गया, बार मैग्नेट। अब अगर ये इससे रिपेल हो गया, समझना ध्यान से, ये इससे रिपेल हो गया, रिपेल यानी दूर भाग गया, तो 100% ये नॉर्थ होगा, क्योंकि हमें पता है अपोजिट अट्रैक्ट सेम रिपेल, ये नॉर्थ होगा। और जो बच गया वो कौन होगा? साउथ। तो हम कैसे पोल्स निकाल सकते हैं? बाय ब्रिंगिंग बार मैग्नेट। बार मैग्नेट को लेके आओ, बार मैग्नेट जैसे ही लेके आ जाओगे, अगर तो ये पोल रिपेल कर गया तो नॉर्थ कहला जाएगा, अट्रैक्ट कर गया तो साउथ। अब तो हमें पता ही है नॉर्थ से साउथ जाता है, तो ये बन गया ऐसा। तो अगर आपसे कभी ये पूछे कि आप कैसे इसका पोल निकाल सकते हो, तो आप बोलोगे बाय ब्रिंगिंग अ बार मैग्नेट। देखो इसका शेप एक बार देखो यार, ये कुछ इस तरीके से ऐसा शेप बना हुआ है, ये सोलेनॉइड के थ्रू है। सर क्या सोलेनॉइड के अंदर भी कुछ फैक्टर्स होते हैं? हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, सेम ही होते हैं, ज्यादा फर्क नहीं होता। अच्छा पहले जैसे मैंने बता दिया सिमिलर टू बार मैग्नेट, और पैरेलल लाइंस सोलेनॉइड के अंदर चलती है। अंदर इन द सेंस बोलूं तो यहां पर ये अंदर पैरेलल लाइंस चलती है, इसलिए जो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड रहती है ना, वो यूनिफॉर्म रहती है, एक जैसी रहती है, ये भी ध्यान रखना। फिर देखो कैसे अब इनके पोल्स निकाल सकते हो? बाय ब्रिंगिंग अ बार मैग्नेट, जैसे मैंने आपको बोला। क्या क्या फैक्टर्स हैं? वही बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये पता ही है। नंबर ऑफ टर्न्स, जितने ज्यादा टर्न्स उतने ज्यादा फील्ड। फिर एक होता है नेचर ऑफ मटेरियल, जो सॉफ्ट आयरन होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म प्रमोट करता है, और जो वीक आयरन होता है, मतलब थोड़ा हार्ड आयरन होता है ना, वो वीक मैग्नेटिज्म प्रमोट करता है। तो इसमें एक एक्स्ट्रा है नेचर ऑफ मटेरियल। तो ये सोलेनॉइड था। तो हमने देखा स्ट्रेट के अंदर कॉन्सेंट्रिक, सर्कुलर के अंदर कॉन्सेंट्रिक, सोलेनॉइड के अंदर सिमिलर टू बार मैग्नेट। अच्छा ये इलेक्ट्रोमैग्नेट तो मैंने आपको बता ही दिया है, इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे चलता है। आगे देखिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। एग्जाम में ऐसा टॉपिक है जो बहुत अंडर एस्टिमेट है, मतलब मुझे समझ नहीं आता बच्चे क्यों छोड़ के चले जाते हैं, बट दिस इज द टॉपिक जहां बोर्ड्स पीछे पड़ा हुआ है यार। बोर्ड्स बोलता है यार पूछूंगा तो सही। देखो यार कैसे करो, बहुत सिंपल है। किया क्या है हमने, एक लिया है परमानेंट मैग्नेट, एक लिया है परमानेंट मैग्नेट, एक ऐसी रॉड ले ली, वायरिंग कर ली, स्विच लगा दिया, बैटरी लगा लिया। ये जो स्क्वेरिकल रेक्टेंगुलर शेप में दिख रहा है, ये है कंडक्टर। क्या है ये? कंडक्टर। अब हम जैसे ही करंट पास करेंगे,
करंट जाएगा B2A, मतलब B से A में जाते हुए दिख रहा है। अब जैसे ही आपने करंट पास किया, अभी हम देख के आए, करंट पास करते ही वायर मैग्नेटिज्म प्रमोट करने लगती है, यानी वो कौन सा मैग्नेट बन जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। तो मैं बोल सकता हूं ये जो कंडक्टर है ये बन गया होगा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब समझो, ये जो मैग्नेट दूसरा लगाए हो हॉर्सशू, ये तो कुछ नहीं, एक परमानेंट है, इसको थोड़ी ना करंट वरंट दे रहे हो, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो हमने बनाया। अब समझो, एक परमानेंट मैग्नेट, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट भी हो सकते हैं, रिपेल भी हो सकते हैं, यानी अट्रैक्टिव फोर्स भी लग सकती है, रिपल्सिव फोर्स भी लग सकती है। बट 100% ये तो है, फोर्स तो लगेगी दोस्त, 100% ये तो है, फोर्स तो लगेगी। तो फोर्स लगने से कहीं ना कहीं ये जो कंडक्टर है ये मूव करेगा, कहीं ना कहीं ये जो कंडक्टर है ये मूव करेगा। तो इसलिए इस पूरे टॉपिक को क्या कह दिया? फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। AB इज द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो उसके ऊपर ये जो परमानेंट मैग्नेट है ये एक फोर्स लगा रहा है। फोर्स यानी मे बी अट्रैक्टिव, मे बी रिपल्सिव, बट ये तो है ना, ये मूव करेगा। इस टॉपिक में ये मतलब होता है। अब सर, हमें ये तो समझ में आया कि उसके ऊपर फोर्स लग रही है, क्या इसमें हम डायरेक्शन का सोच सकते हैं? हाँ, अगर मैं ध्यान से देखूं, इसमें 3 डायरेक्शन है। एक करंट की डायरेक्शन, एक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और एक फोर्स कि आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, ये फोर्स। करंट को हम डिनोट करते हैं I से, मैग्नेटिक फील्ड को B से, फोर्स को S से, राइट ना। तो करंट, मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स, ये तीनों की डायरेक्शन है इसके अंदर। अगर आपको कोई 2 डायरेक्शन दी हो और थर्ड निकालनी हो तो निकल जाएगी। कैसे? विद द हेल्प ऑफ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। कौन सा रूल सर? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या कहता है ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल? थंब लो, इंडेक्स फिंगर लो, मिडिल फिंगर लो, सेंट्रल फिंगर लो, इन तीनों को कुछ इस तरीके से प्लेस करना है कि इन तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने। कितने डिग्री का एंगल बने यार? 90 डिग्री का एंगल बने। जब आप इस तरीके से इसको बनाओगे तो ये जो थंब है, थंब आपको देगा फोर्स की डायरेक्शन, ये जो इंडेक्स फिंगर है ये देगा आपको फील्ड की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये जो है मिडिल फिंगर ये आपको देगा करंट की डायरेक्शन। तो देखो, ये दिया फोर्स की डायरेक्शन, ये दिया मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये देगा करंट की डायरेक्शन। तो क्या हो गया? फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट, FBI। क्या बना? FBI। तो ये कहता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जैसे मैंने बोला, फोर्स, मोशन, फिर फील्ड, फिर करंट, तो FBI। सर ये ध्यान रखना, इससे डायरेक्शनल वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जब हम करेंगे वहां काम आता है। आगे बढ़े तो आएगा DC AC। DC होता है डायरेक्ट करंट, AC होता है अल्टरनेटिंग करंट। नाम से समझ में आ रहा है यार, डायरेक्ट करंट वो करंट होता है जो एकदम डायरेक्टली सप्लाई किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल बैटरी, सेल्स, ये डायरेक्टली सप्लाई होता है, इसमें ज्यादा चोक पोक नहीं होती है। अल्टरनेटिव करंट, अल्टरनेटिंग करंट मतलब करंट अल्टरनेट होकर आ रहा है, अपनी डायरेक्शन को चेंज करते हुए आ रहा है। अब हमारे घरों में सर कौन सा आता है? हमारे घरों में आता है अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्शन बार बार चेंज करते हुए आता है। तो DC है तो वो डायरेक्टली आ रहा है, सेल, बैटरी, इनके अंदर ज्यादातर जनरेटर्स ये डायरेक्ट फॉर करंट फॉलो करते हैं। बट जो हमारे घर में आ रहा है, बल्ब, टीवी के अंदर, वो AC आ रहा है अल्टरनेटिंग करंट, यानी डायरेक्शन चेंज करके आ रहा है। तो देखो एक बार, ये DC का ग्राफ ऐसा बनता है, AC का ऐसा बनता है, क्योंकि बार बार चेंज करके आ रहा है। हम देखिए अगर, तो जैसे मैंने बोला, द करंट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली इज कॉल्ड एज DC। Example, battery, cell, generators. If the current reverses direction after equal intervals, then it is called as AC. करंट चेंज करता है 1/100th सेकेंड में, यानी 100वें सेकेंड का मतलब सॉरी 1 सेकेंड का 100वां पार्ट, उतने में हमारा करंट बार बार डायरेक्शन चेंज करता है। इन इंडिया अल्टरनेटिव करंट की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। कितनी है? 50 हर्ट्ज। AC कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। AC को बहुत दूर दूर तक ट्रांसमिट किया जा सकता है।
इसलिए हमारे घरों में एसी यूज किया जाता है, डीसी नहीं। फिर आप आओगे तो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये बहुत सिंपल है, ये बहुत आसान है। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या कह रहा है यार ये डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट? पहले तो यार 3 वायर होती है, एक होती है लाइव वायर, एक होती है न्यूट्रल वायर, एक होती है अर्थिंग वायर। लाइव वायर होती है रेड कलर की, न्यूट्रल वायर होती है लगभग ब्लू ब्लैक कलर की, और अर्थिंग वायर होती है ग्रीन कलर की। सर लाइव वायर, जैसे नाम से समझ में आ रहा है, लाइव वायर में ही करंट रहता है। इसके अंदर ही आप देखोगे लाइव वायर के अंदर पूरा का पूरा 220 वोल्ट छुपा रहता है, न्यूट्रल वायर के अंदर 0 वोल्ट रहता है। तो अगर आप डिफरेंस देखोगे, पोटेंशियल डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स, 220 माइनस 0 कितना हो जाता है? 220। तो लाइव वायर के अंदर 220, न्यूट्रल वायर के अंदर 0। अर्थिंग वायर, अर्थिंग वायर में आपको बताऊंगा ये शॉर्ट सर्किटिंग और हैवी अप्लायंसेस जैसे फ्रिज होता है, आयरन होता है, गीजर होता है, हीटर होता है। हैवी अप्लायंसेस में आपने देखा होगा 3 पिन स्विच आता है, आपने देखा होगा 3 पिन स्विच आता है। वो 3 पिन स्विच के अंदर एक जो होल रहता है वो अर्थिंग के लिए रहता है, बाकी 2 लाइव और न्यूट्रल के लिए रहते हैं। अर्थिंग वायर का अपना यूज है, बेसिकली जो आयरन रहता है, जो प्रेस रहती है, अगर वो मम्मी यूज कर रही है तो आयरन एक हैवी बॉडी है, तो हो सकता है हमें करंट लग जाए, तो करंट को बचाने के लिए अर्थिंग वायर लगाई जाती है, अर्थिंग करवानी पड़ती है। अर्थिंग वायर लगाते ही जो करंट है वो अर्थ के अंदर चले जाता है, इंसान को नहीं लगता, अप्लायंस को नहीं लगता, अर्थ के अंदर चले जाता है, डिपॉजिट हो जाता है। तो हम देखें अगर डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट बहुत सिंपल है, पहले लाइव वायर जो मैंने आपको बताया रेड कलर की, फिर न्यूट्रल वायर, ये मेन फ्यूज, मेन फ्यूज जैसे अपन कोई बिल्डिंग में रहता है ना, तो वो मेन फ्यूज वहां पर। फिर आएगा मीटर, आप इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ के आए हो, रीडिंग आती है किलोवाट आवर से, तो ये मीटर है जो हमें यूनिट्स बताएगा। मेन स्विच जो आपके बिल्डिंग में लगा होगा कि भाई उस स्विच को ऑन करते ही घर की बिजली आ जाती है, ऑफ करते ही पूरे घर की बिजली चली जाती है। फिर आता है कंज्यूमर फ्यूज। कंज्यूमर फ्यूज क्या होता है? ये आपके घर में लगा रहता है बेसिकली। कंज्यूमर फ्यूज, मान लो आपके घर में कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम हुई है, तो क्या पूरे बिल्डिंग की लाइट चले जाएगी? नहीं, आपके सिर्फ घर की लाइट जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके घर में कंज्यूमर फ्यूज लगा हुआ है। इनकेस अगर बिल्डिंग में कुछ खराबी होती है तो पूरे बिल्डिंग के जितने घर हैं वो सब खराब हो जाएंगे, सारी लाइट चली जाएगी। तो कंज्यूमर फ्यूज इंडिविजुअल घरों के लिए लगाया जाता है, मेन फ्यूज पूरे बिल्डिंग के लिए लगाया जाता है। फिर आप देखोगे तो जैसे बल्ब है, फिर फैन है, इनको किस में कनेक्ट करते हैं सर? हम जानते हैं इनको किस में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल के अंदर। हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ के आए हैं, इनको हम किस में कनेक्ट करते हैं? पैरेलल के अंदर। अब देखो ये रही अर्थ वायर ग्रीन कलर की, अर्थ वायर रहती है और अर्थ से कनेक्शन करवाया जाता है, मतलब डीप डाउन इसको डाला जाता है। अब देखो ध्यान से, देखो इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड एट द पावर स्टेशन, इनको 2 वायर के थ्रू लेके आया जाता है, एल और एन, जैसे मैंने बोला। लाइव वायर 220 वोल्ट होता है, न्यूट्रल में 0 वोल्ट होता है। इफ वी टच लाइव वायर वी विल गेट शॉक बट नॉट इन न्यूट्रल। अच्छा, मेन फ्यूज वी पुट लाइव वायर, देयर इज आल्सो मीटर कनेक्टेड टू रिकॉर्ड द एनर्जी कंजम्पशन। फिर दूसरा फ्यूज है कंज्यूमर फ्यूज, ये सेपरेट सर्किट्स है हाउस के लिए। अच्छा, 2 सर्किट लगते हैं सर, एक लगता है, आप देखो तो एक लगता है लाइटनिंग सर्किट 5 एम्पियर के लिए, 5 एम्पियर फ्यूज के लिए, यानी जिसमें बल्ब, टीवी, फैंस चल जाते हैं। और एक चलता है पावर सर्किट, पावर सर्किट में 15 एम्पियर आता है, जिसमें आयरन, रेफ्रिजरेटर, हीटर, ये बड़े बड़े अप्लायंस आ जाते हैं। अर्थिंग वायर इज ऑल्सो कनेक्टेड टू मेन स्विच एंड इज डीप बेरिड इनसाइड हाउस। डीप बेरिड यानी एकदम नीचे गड्ढा खोद के डल जाता है। All the devices in our home are connected in the parallel connection, जैसे मैंने बोला, to avoid earthing electrical appliances like iron or earth, जो मैंने आपको बोला भी सही। फिर आगे देखेंगे तो ये छोटी छोटी चीजें, फ्यूज। व्हाट इज फ्यूज? बचपन से पढ़ते आ रहे हो। फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस, फ्यूज इज अ सेफ्टी डिवाइस। ये एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट कम का मतलब बहुत जल्दी फ्यूज हो जाएगा, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाएगा। क्यों सर, क्या काम का है? इनकेस आपके घर में शॉर्ट सर्किट हुआ, ओवर करंट फ्लो करने लगा, तो आपके घर में लगेगा फ्यूज। अगर ओवर करंट जैसे ही फ्लो करेगा ये फ्यूज हो जाएगा, मेल्ट, घर की लाइट चले जाएगी और घर में डैमेज होने से बच जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 एम्पियर का फ्यूज लगाया है, तो अगर 6 एम्पियर करंट जा रहा है तो अल्टीमेटली फ्यूज ब्रेक हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो ये एक ऐसा सेफ्टी डिवाइस है जो करंट को रोकने का काम करता है, यानी सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो देखो
अच्छा, दो चीजें पता होनी चाहिए। शॉर्ट सर्किट, ओवरलोडिंग बहुत बेसिक होती है। शॉर्ट सर्किट जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर मिल जाती है। ओवरलोड एक ही अप्लायंस, मतलब एक जो एक्सटेंशन बोर्ड आता है ना, तो उसमें आपने बहुत सारा दबाव डाल दिया तो ओवरलोड हो जाता है। और कैसे प्रोटेक्ट करते हैं सर? इसको एक डिवाइस के थ्रू प्रोटेक्ट करते हैं जिसको फ्यूज बोलते हैं। सेफ्टी डिवाइस हैविंग शॉर्ट लेंथ एंड थिन टिन प्लेटेड कॉपर वायर हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट, बहुत जल्दी लो मेल्टिंग पॉइंट, मेल्ट्स एंड ब्रेक द सर्किट इफ करंट एक्सीड सेफ वैल्यू। जैसे 5 एम्पियर से बढ़ गया तो ब्रेक हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फ्यूज वाला थिंग, ठीक है? तो दिस इज ऑल अबाउट योर फ्यूज वाला थिंग। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर क्लियर हुआ होगा। मैग्नेटिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइफ प्रोसेस, लाइट, ये हम सब कर चुके हैं। बोर्ड्स नजदीक है और हम इसलिए बहुत ज्यादा आपके लिए मेहनत करते हुए कंटेंट ला रहे हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, डू लाइक, डू शेयर एंड डू कमेंट ऑन अवर यूट्यूब वीडियोस। इस चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल ड्राइव के लिंक में मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। राधे राधे।